नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी कहानी एक औरत की तस्वीर। मेरी दादी माँ और सब दादियों की तरह ही बूढ़ी थी। मैं 20 साल से उनकी ऐसी ही झुर्रीदार बूढ़ी काया देख रहा था। लोग कहते हैं कि वो कभी युवती और सुंदर थी और उनका पति भी था, पर इस पर विश्वास करना बहुत कठिन था। मेरे दादा का चित्र बाहर के बड़े कमरे में दीवार पर लगा था। वे ढीले से कपड़े पहनते थे और सिर पर बड़ी पगड़ी थी। लंबी सफ़ेद दाढ़ी सीने पर नीचे तक फैली हुई थी और वे कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। वे ऐसे नहीं लगते थे जिनके एक पत्नी और कई बच्चे भी थे। ऐसे लगते थे जिनके ढेर सारे एक औरत पोते पोतियां ही हो सकते थे। और दादी के बारे में तो यूं विचार कि वो कभी सुंदर और जवान भी रही होंगी एकदम गलत लगता था। वह की तस्वीर अक्सर हमें बताती थी कि बचपन में वो क्या खेला करती थी। उनके ये विचार हमें बहुत बेहुदा और भौंडे लगते थे और हम ये बातें उनकी सुनाई देवी देवताओं और मसीहों की कहानियों की तरह सुनकर भूल जाते थे। उनका कद हमेशा छोटा, शरीर मोटा और कमर झुकी झुकी रहती थी। उनके चेहरे पर एक दूसरे को काटती हुई बहुत सी झुर्रियाँ थी जो हर जगह से निकलकर हर किसी तक दौड़ती नजर आती थीं। हमारा मानना था कि वो हमेशा ऐसी ही थी। वो बूढ़ी थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी, इतनी ज़्यादा और इतनी बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी और पिछले 20 सालों से ऐसी ही बनी रही थीं। वो सुंदर तो हो ही नहीं सकती थी, अच्छी जरूर लगती रही होंगी। वह छक सफ़ेद कपड़े पहने घर भर में उचक उचक कर घूमती रहती थी, एक हाथ कमर पर रखे कि संतुलन बना रहे और दूसरे में सुमेरिनी जिसे वो हमेशा जपती रहती थी। उनके चांदी की तरह चमकते बाल पीले टेढ़े मेढ़े चेहरे पर बेतरतीब फैले होते और होठों से भजन बुदबुदाती रहती थी। हाँ, वो बहुत अच्छी लगती थी। वो पहाड़ों पर सर्दी के दृश्य की तरह थी, चारों तरफ सफ़ेद बर्फ से ढकी, जो शांति और संतोष की भावना जगाती है। दादी माँ और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। मेरे माता पिता जब शहर में रहने चले गए तो मुझे उनके पास छोड़ गए थे और हम हमेशा साथ रहते थे। वो सवेरे मुझे जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती। मुझे नहलाते धुलाते और कपड़े पहनाते समय वो मीठी आवाज़ में प्रार्थना इस तरह से गुनगुनाती रहती जिससे वो मुझे भी याद हो जाए। मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, इसलिए मैं सुनता तो रहता, लेकिन मैंने याद करने की जहमत नहीं मोल ली। फिर वो मेरी लकड़ी की पड़ी लाती, जिसे उसने पहले ही साफ करके और खड़िया से पोत कर रखा होता था, और सरकंडे की कलम और मिट्टी का बुदका सब एक थैले में रखकर मुझे पकड़ा देती। इसके बाद हम शाम की रखी बासी रोटी पर जरा सा घी और शक्कर चुपड़कर नाश्ता करते और स्कूल के लिए चल पड़ते। वो कुछ और बासी रोटियां साथ रखती जिन्हें वो रास्ते में कुत्तों को खिलाती चलती थी। दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल इसलिए जाती थी क्योंकि वो गुरुद्वारे का ही हिस्सा था। ग्रंथी हमें वर्णमाला और सवेरे की प्रार्थना सिखाता था। हम बच्चे वरांडे में दोनों तरफ कतार बनाकर बैठ जाते और गाने के स्वर में वर्णमाला या प्रार्थना दोहराते रहते और दादी माँ भीतर जाकर ग्रंथ साहब का पाठ करती। जब दोनों का काम पूरा हो जाता हम एक साथ वापस घर लौटते। इस दफ़ा गांव के कुत्ते गुरुद्वारे के दरवाजे पर हमें मिलते। वो हमारे पीछे चलते। दादी माँ के द्वारा फेंकी जाने वाली रोटियों के लिए लड़ते झगड़ते घर तक आते। जब हमारे माता पिता शहर में आराम से रहने लगे तब उन्होंने हमें भी बुला भेजा। अब हमारी घनिष्ठता खत्म हो गई। दादी माँ का मेरे साथ स्कूल जाना बंद हो गया। मैं बस से अंग्रेजी स्कूल जाने लगा। यहाँ सड़कों पर कुत्ते नहीं होते थे, इसलिए दादी माँ ने घर के आंगन में पक्षियों को चुग्गा डालना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ हमारा मिलना जुलना भी कम होने लगा। कुछ दिन तक तो वो मुझे सवेरे जगाकर स्कूल जाने के लिए तैयार करती रहीं। जब मैं घर लौटता तो वो पूछती कि आज गुरुजी ने क्या सिखाया है। मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताता और पश्चिमी ज्ञान तथा शिक्षा की बातें जैसे आकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज का नियम,
दुनिया गोल है वगैरह समझा समझा कर बताता, लेकिन ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इससे वो मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती थीं। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली ये बातें उनके लिए बेकार थीं और उन्हें दुख होता कि यहाँ भगवान और धर्म के बारे में कुछ कोई क्यों नहीं बताता। एक दिन मैंने बताया कि अब हमें संगीत भी सिखाया जाने लगा है। इससे उन्हें बड़ी परेशानी हुई। उनकी दृष्टि में संगीत का मतलब भोग विलास था। वो वेश्याओं और भिखारियों के लिए ही था और सभ्य लोग इससे दूर रहते थे। इसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना भी बहुत कम कर दिया। जब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया। अब हमारा संबंध एकदम समाप्त हो गया था। दादी माँ ने चुपचाप यह अलगाव स्वीकार कर लिया। अब वो हर वक्त चरखा चलाती रहती और किसी से भी बात नहीं करती थी। सवेरे से शाम तक वो सूत काटती और भजन गाती रहती थी। सिर्फ शाम के वक्त वो थोड़ी देर के लिए उठती और चिड़ियों को खाना खिलाती। वरांडे में आराम से बैठी वो रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करती, जिन्हें चिड़ियों को डालती रहती और चिड़ियों का झुंड उनके इधर उधर चूं चूं करता खाता और उड़ता रहता। कई चिड़ियाँ उनके कंधों पर, हाथ और पैरों पर और सिर पर भी बैठकर खाती और चोंचे मारती, लेकिन वो उन्हें नहीं उड़ाती थी, बल्कि मुस्कुराकर रह जाती थी। उनके लिए दिन का सबसे सुखी समय यही आधा घंटा होता था। जब मैं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने लगा, तब मैंने सोचा कि दादी माँ इससे बहुत खुश होंगे। मुझे 5 साल बाहर रहना था और इस बीच पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन दादी माँ जो कि त्यों रही। उन्होंने कोई दुख नहीं प्रकट किया। वे स्टेशन पर मुझे छोड़ने आई और धीरे धीरे प्रार्थना करती रही। उनके हाथ में माला थी जिसे वो चुपचाप जपती रही। उन्होंने मेरा माथा चूमा और जब मैं चलने लगा तो मुझे लगा कि उनका यह चुंबन मेरे लिए कितना कीमती है, लेकिन मैं जो सोचता था वो नहीं हुआ। 5 साल बाद जब मैं वापस घर लौटा तो वो मुझे लेने स्टेशन आई। वो उतनी ही बूढ़ी लग रही थी जितनी मेरे जाने के दिन थी, उससे 1 दिन भी ज़्यादा नहीं। उन्होंने कुछ कहा नहीं और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी प्रार्थना मेरे कानों में पड़ रही थी। लौटने के बाद पहले दिन भी मैंने देखा कि वो उसी तरह चिड़ियों को खाना खिलाती, उनसे हल्की फुल्की बातें करती, वैसी ही खुश हैं। शाम को उनमें एक परिवर्तन दिखाई दिया। अपने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक ढोलक ली और उसे बजा बजा कर जोर से गाना शुरू कर दिया। कई घंटों इस तरह पुरानी ढोलक पर गाती बजाती योद्धाओं की घर वापसी के गीत गाती रही। हमें उन्हें समझाकर रोकना पड़ा कि इससे उनका तनाव बढ़ जाएगा। मैंने पहली बार देखा कि उन्होंने हमेशा की तरह प्रार्थना नहीं की। दूसरे दिन सुबेरे उन्हें बुखार चढ़ाया। डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्हें देखकर कहा कि कोई खास बात नहीं है, बुखार उतर जाएगा। लेकिन दादी माँ ने कुछ और ही कहा। कहने लगी कि अब उनका अंत निकट है। उन्होंने कहा कि कई घंटे से प्रार्थना नहीं की है, इसलिए अब वो किसी से बात नहीं करेंगी, बल्कि सारा समय प्रार्थना में ही बिताएंगे। हमने इसका विरोध किया, लेकिन हमारी बातों को नज़रअंदाज करके वो शांतिपूर्वक खाट पर लेटी लेटी चुपचाप सुमिरन करती रहीं। हमारी उम्मीद से पहले ही उनके होठ अचानक बंद हो गए। सुमिरनी हाथ से गिर पड़ी और आंखें बंद हो गईं। उनका चेहरा हल्का पीला पड़ गया और हम समझ गए कि वो अब नहीं रही हैं। हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और जैसी प्रथा है धरती पर रख दिया और उनके शरीर पर एक कपड़ा डाल दिया। कुछ घंटे शोक मनाने के बाद हम उनके दाह संस्कार की तैयारी करने लगे। शाम हुई तो हम लकड़ी की एक टिकटी लेकर उनके कमरे में गए। सूरज डूब रहा था और उनकी सुनहरी रोशनी वरांडे तक आकर फैली हुई थी। हमने देखा कि पूरे वरांडे और कमरे में जहां उनका शव रखा था, हजारों चिड़ियां चारों तरफ बैठी हैं। वे सब एकदम चुप थीं। मेरी माँ उनके लिए रोटियां लेकर आई और जिस तरह दादी माँ उनके लिए टुकड़े करके उनके सामने डाला करती थी, उसी तरह वो भी करने लगी। लेकिन चिड़ियों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। जब हम दादी माँ की अर्थी उठाकर बाहर चले, तब वे चुपचाप उड़ गईं। दूसरे दिन सवेरे भंगी ने रोटी के वो टुकड़े इकट्ठे किए और कूड़ेदान में डाल दिए। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी कहानी
एक औरत की तस्वीर। उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास और ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं।